हेलो स्टूडेंट्स, अगेन आपको केमिकल बॉन्डिंग की क्लास में वेलकम किया जाता है। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में अभी तक हम लोगों ने जस्ट कुछ थ्योरीज पढ़ी, कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े, मतलब नॉर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्डिंग, दैट इज ओल्डर कॉन्सेप्ट। बेसिकली इस चैप्टर में आयनिक बॉन्ड के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, हम लोगों को कोवैलेंट बॉन्डिंग के बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। तो कोवैलेंट बॉन्डिंग कैसे फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, तो ये ओल्डर कॉन्सेप्ट था। उसके बेसिस में हम लोगों ने बॉन्ड बनाना सीखा। फिर हम लोगों ने इसी टॉपिक में देखा कि कैसे कोई एटम अपनी कोवैलेंसी को एक्सपैंड कर सकता है, बढ़ा सकता है, अपने ऑक्टेट को कैसे एक्सपैंड कर सकता है, इस चीज़ के बारे में हम लोगों ने समझा। तो कब एक्सपैंड कर सकता है, जब उस पर जो सेंट्रल एटम हो उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अगर डेवलप होगा तो अपने वैलेंसी को एक्सपैंड कर सकता है। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप नहीं होगा तो अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड नहीं कर सकता, मतलब अपनी कोवैलेंसी को इंक्रीज नहीं कर सकता। इन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया हुआ था। अब हम लोग बढ़ रहे हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्डिंग की तरफ। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्डिंग में कोवैलेंट बॉन्डिंग सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है एग्जैक्टली कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, कोवैलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। उस चीज़ को समझने के लिए इस थ्योरी को आज हम लोग पढ़ेंगे। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, और इसी चीज़ को बोलते हैं ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट। नाम ही से समझ लो, यहीं से स्टार्टिंग हो जाती है। पॉलिंग ने इस थ्योरी को दिया हुआ था। पॉलिंग इज नोन एज फादर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर बहुत वर्क उन्होंने किया हुआ था। साइंटिस्ट का नाम याद रखना, पॉलिंग। चलो, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट। ओवरलैपिंग का मतलब होता है पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल। ऐसे आप समझ लो ये एक ऑर्बिटल, ये दूसरा ऑर्बिटल आया, ये दिस इज एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल में क्या कर गया, पेनिट्रेट कर गया। दिस इज कॉल्ड पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल। इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग। ठीक, यहाँ पे मैंने लिख दिया हुआ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल मींस पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल। वो समझ सकते हो आप, एक ऐसा ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल से मिला तो कुछ पार्ट क्या हो गया, पेनिट्रेट कर गया, दोनों का ये मिल गया। ठीक, अब इसके बारे में और डिटेल में समझते हैं। ये थ्योरी कहती है, जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा लुईस के अकॉर्डिंग, कि बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये थ्योरी उस चीज़ को टोटली नेगोशिएट करती है, और ये सही भी है। बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। बॉन्डिंग में कौन पार्टिसिपेट करते हैं, ऑर्बिटल। तो अब ध्यान रखना, जब भी कोई दो बॉन्ड बनेगा तो दो एटम के बीच बॉन्ड बनेगा, मतलब इस एटम का एक ऑर्बिटल, इस एटम का दूसरा ऑर्बिटल के बीच में क्या हो रही होगी, ओवरलैपिंग। इलेक्ट्रॉन होगा तब भी ओवरलैपिंग हो सकती है, मतलब बॉन्ड बन सकता है। इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तब भी बॉन्ड बन सकता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ही कोवैलेंट बॉन्डिंग के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। उस केस में होता क्या है, बेसिक जो मेजर केस है वो है ये कि बॉन्डिंग को फॉर्म करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। अब ओवरलैपिंग के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी हुआ पहले से, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड एटॉमिक ऑर्बिटल अप्रोचेस टू ईच अदर। तो मैं सीधा बोल सकता हूँ, दिस थ्योरी कंसीडर दैट द formation of covalent bond each depends on the overlapping of orbitals, not on the sharing of electron. This theory consider the overlapping of orbital for the formation of bond, not sharing of electron. ये चीज़ ध्यान रखोगे। और जब ऑर्बिटल होंगे, दूर दूर होंगे, तो पहले वो कहाँ आएंगे, एक दूसरे से ओवरलैप करने के लिए पास, मतलब अप्रोच करेंगे। जब अप्रोच करेंगे तो उनके बीच देखो कई सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, फैक्ट है इसमें, तो उन चीज़ों को मैं बस एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, तो उस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। सेकेंड पॉइंट इसने कहा अप्रोच तो कर गया, चलो फॉर्म कर गया, तो जब दो एटम एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो उनके बीच क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स भी होगा, और कौन सा फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स भी होगा। अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो एनर्जी सिस्टम की कम होती है, रिपल्सिव फोर्स होगा तो एनर्जी सिस्टम की ज़्यादा होती है। अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होते हैं शॉर्ट रेंज होते हैं, रिपल्सिव फोर्सेस जो होते हैं वो लॉन्ग रेंज होते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो जब दो एटम पहले दूर होंगे उनके बीच कौन सा फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स लॉन्ग रेंज होता है, और रिपल्सिव फोर्स क्या होता है, शॉर्ट रेंज। जब दो एटम दूर हैं, धीरे धीरे पास आ रहे होंगे, तो अट्रैक्शन क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, बढ़ रहा होगा, बढ़ रहा होगा। ठीक, तो एनर्जी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आएंगे तो अट्रैक्शन ज़्यादा ही है, रिपल्सन क्या है, कम। लेकिन उससे और पास लाओगे तो उनके बीच क्या डोमिनेंट हो जाएगा, रिपल्सन डोमिनेंट हो जाएगा। तो रिपल्सन का मतलब दोनों दूसरे को कहाँ करेंगे, दूर रिपेल करेंगे।
इसका मतलब एक कोई फिक्स पोजीशन होगी जिस पे अट्रैक्शन और रिपल्सन, मतलब एटम ना तो पास आएगा ना तो एटम दूर जाएगा, उसी पोजीशन को, उसी इक्विलिब्रियम पोजीशन को हम लोग क्या डिसाइड करते हैं, बॉन्डिंग। और वही उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, बॉन्ड। और उस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल देंगे, बॉन्ड लेंथ बोल देंगे। क्या मैंने बोला, क्या समझाया, उस चीज़ को समझ लो। एक ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी और एटम की डिस्टेंस के बीच। जब एटम आ रहा है तो इनिशियल एनर्जी कम होगी, कम होगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और अचानक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऐसे है। तो ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हो, इस पर अट्रैक्शन इक्वल टू किसके है, रिपल्सन के। और यही चीज़ क्या है, बॉन्ड लेंथ। यही चीज़ क्या है, बॉन्ड लेंथ। क्योंकि ये वो डिस्टेंस है, जब देखो दूर से एटम आ रहा था ओवरलैप करने के लिए, तब तो पास ही आता जा रहा है, क्या वो बॉन्ड डिस्टेंस होगी, नहीं। बॉन्ड डिस्टेंस वो होगी जहाँ पे दोनों एटम स्टेशनरी हो जाएंगे, ना तो उससे दूर जाएगा ना तो उससे पास आ जाएगा। तो ऐसा तब होगा जब अट्रैक्शन किसकी इक्वल हो जाए, रिपल्सन की, जब दो एटम एक दूसरे को अप्रोच करेंगे। एटम नहीं ऑर्बिटल, एटम नहीं ऑर्बिटल। चलो इतनी बात तो समझ में आ गई, ये बेसिक थ्योरी वाली बातें थी। अब हम लोग देख लेते हैं कि ओवरलैपिंग कितने टाइप की होती है। ओवरलैपिंग एक्सियल हो सकती है और कैसी हो सकती है, लैटरल हो सकती है। लैटरल मतलब साइड वाइज, एक्सियल मतलब एक एटम का एक्सिस, ऐसे देख लो आप, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये भी क्या है, एक्स एक्सिस। ऐसे आए तो एक्सियल ओवरलैपिंग हो गई, ऐसे आएंगे तो कौन सी ओवरलैपिंग हो जाएगी, साइड वाइज। ठीक, एक्सियल ओवरलैपिंग को हेड ऑन ओवरलैपिंग भी कहते हैं। और हेड ऑन ओवरलैपिंग में ध्यान रखना एक चीज, एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल ओनली ओवरलैपिंग करता है। कौन सी ओवरलैपिंग करता है, ये एक्सियल ओवरलैपिंग। क्यों नहीं करता साइड वाइज, उसको मैं समझाता हूँ। ये देखो साइड वाइज में जैसे दो पी ऑर्बिटल लिए मैंने, तो साइड वाइज में इसका ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। यहाँ पे देखो केवल एक लोब पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब जब भी हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी एक लोब पार्टिसिपेट करेगा। जब भी साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तो कितने लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा भी करते हैं। वो अलग अलग स्पेशल टाइप का होता है, जैसे मैंने थर्ड लिखा था उसके बारे में कुछ लिखा नहीं था, ठीक है, वो आपके कोर्स का नहीं है। तो दो, और एस के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक ही लोब होता है ना, तो ऑलवेज कैसी ओवरलैपिंग करेगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग। इतना ध्यान रखना है, एस ऑर्बिटल ऑलवेज कैसी ओवरलैपिंग करेगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा। चलो इतनी बात समझ में आती है। ये ओवरलैपिंग के बारे में मैंने बता दिया, ठीक। अब देखो जब भी पाई ओवरलैपिंग होगी, पाई ओवरलैपिंग, यहाँ बीच में प्लस है, न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जोन है ये, मतलब हमने दिखा दिया ये इलेक्ट्रॉन ऊपर होगा, इलेक्ट्रॉन नीचे होगा, दो न्यूक्लियस होंगे। तो देखो न्यूक्लियस एक दूसरे के पास पास हैं, तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन। इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन तो होगा, लेकिन न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा, रिपल्सन, इसीलिए ये बॉन्ड वीकर होता है। और ये बॉन्ड देखो क्या होता है, स्ट्रॉन्गर। जो बना हुआ देखो यहाँ पे प्लस है, न्यूक्लियस, दूसरा न्यूक्लियस, उसके बीच में शेयरिंग जोन है, इलेक्ट्रॉन का जोन। तो इससे ध्यान दे लो, इलेक्ट्रॉन का जोन है, इसका मतलब ये क्या है, इनके बीच में न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन है, मतलब रिपल्सन नहीं होगा। ये समझ लो आप। ये देखो ये लोग मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया, ये लोग छोटे हो जाते हैं क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। आगे डिस्कस करेंगे इस चीज़ के बारे में। ये चीज़ समझ में आए, साइड वाइज और कैसी होती है, हेड ऑन ओवरलैपिंग। एक चीज़ तो ये हो गया। दूसरी चीज़ जो निकल के आती, कब हम जानेंगे ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी, कब हम जानेंगे ओवरलैपिंग कम होगी। ये चीज़ समझना, कब ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी, कब ओवरलैपिंग कम होगी, ये समझते हैं। ध्यान दीजिए, कब ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी, कब ओवरलैपिंग कम होगी, मतलब कंडीशन देखते हैं हम लोग, कब ओवरलैपिंग होगी, कब ओवरलैपिंग नहीं होगी। ध्यान देना पहली चीज़, जैसे मैं बोलूँ आपसे, ये एक ऑर्बिटल है, ये दूसरा ऑर्बिटल है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे आ रहा है, बताओ कभी ओवरलैपिंग होगी इनके बीच, नहीं हो सकती। इसका मतलब एक वाई एक्सिस में जा रहा है, अगर मैं इसको एक्स मानूँ तो एक एक्स एक्सिस में जा रहा है, एक वाई एक्सिस में, कभी दोनों ओवरलैप नहीं करेंगे। हाँ, एक्स में दोनों आए तो ओवरलैप कर सकते हैं, लेकिन जब एक्स में दोनों आएंगे तो दोनों की एनर्जी क्या होनी चाहिए, कंपेरेबल होनी चाहिए। मतलब एक की एनर्जी यहाँ है, एक की एनर्जी यहाँ, बताओ कभी ये ओवरलैप कर पाएंगे,
तो पहली चीज़ क्या है, डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम। डायरेक्शन सेम, एनर्जी भी कंपेरेबल होनी चाहिए, नियरली क्या हो, सेम। ठीक, डायरेक्शन की बात हो गई, सेम है, एनर्जी की बात हो गई, सेम। चलो ये चीज़ तो समझ में आती है। ठीक, डायरेक्शन की बात हम लोगों ने कर लिया। ठीक, तो डायरेक्शन सेम का कहने का मतलब ये हुआ कि पी एक्स किसके साथ ओवरलैपिंग करें, पी एक्स के साथ। एनर्जी कंपेरेबल का मतलब है कि 1s कभी 5p के साथ ओवरलैपिंग नहीं करेगा। ठीक, ये ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, समझ गए बात को। दूसरी चीज है कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ये चीज ओवरलैपिंग का एक्सटेंट कब ज़्यादा होगा, ये ध्यान रखना। जितने डायरेक्शनाइज ऑर्बिटल होते हैं, मतलब p प्लस पी में ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू s प्लस पी में और s प्लस एस में। s प्लस एस की ओवरलैपिंग कम होती है किससे, s प्लस पी से, और s प्लस पी की ओवरलैपिंग कम होती है किससे, p प्लस पी से। ऐसा क्यों होता है देख लो आप। ये देखो p ऑर्बिटल का ये लोब है, जब दूसरा p ऑर्बिटल ओवरलैप करता था, ये मतलब कंप्लीटली ओवरलैप कर जा रहे हैं दोनों, जो एक एक लोब थे वो कंप्लीटली ओवरलैप हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं s ले लूँ, एक s ये लिखा हुआ, एक s दूसरा s, देखो ये पूरा इसका कंप्लीट लोब है, क्या कंप्लीट लोब ओवरलैप कर रहा है, तो ध्यान दो कुछ केवल कुछ फ्रैक्शन कर रहा है इसका। अगर देखा जाए तो लगभग मान के चलें हम लोग 40%, 50% से कम ओवरलैपिंग हो रही है। मतलब सबसे ज़्यादा ओवरलैपिंग किस केस में हो रही है, p प्लस पी के केस में, देन किस में होगा s प्लस पी, देन किस में होगा s प्लस एस के केस में। और एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ओवरलैपिंग में कभी कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल कैन नॉट पार्टिसिपेट, ये ध्यान रखना। जो ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड होंगे वो कभी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। 3 कंडीशन बताया मैंने आपको। पहली, वो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे जो कंप्लीटली फील्ड ना हो, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ना हो। दूसरा, ऑर्बिटल की एनर्जी कंपेरेबल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए नियरली। तीसरा, उनकी डायरेक्शंस भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, मतलब पी एक्स कभी पी वाई से ओवरलैप नहीं करेगा। चौथी चीज़ बताया एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पी प्लस पी की सबसे ज़्यादा, देन पी प्लस एस या एस प्लस पी बोलो, देन उसके बाद क्या बताया, एस प्लस एस की ओवरलैपिंग सबसे कम होती है। इसका मतलब कोई भी बॉन्ड जो P प्लस पी से बनेगा उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, जो P प्लस पी से बनेगा उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, रादर देन S प्लस पी से बना हुआ और P प्लस पी से बना हुआ। ये था आपका बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब इसके बेसिस पे समझ लेते हैं कैसे बॉन्डिंग फॉर्म होती है। तो सबसे पहले ऑर्डर में हम लोग देखेंगे H2 में बॉन्डिंग, H2 में बॉन्डिंग कैसे बॉन्डिंग बनती है। हाइड्रोजन 1s1, सेकेंड हाइड्रोजन 1s1, एस ऑर्बिटल है, दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो एक एस ऑर्बिटल 1s, सेकेंड एस ऑर्बिटल 1s ओवरलैप करेंगे, कैसी ओवरलैपिंग हुई, हेड ऑन। तो H और H के बीच एक बॉन्ड बना क्योंकि एक एक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए, और ये बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड। किससे बना है ये, 1s ओवरलैपिंग से। ठीक, चलो नेक्स्ट ले लेते हैं O2, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, 1s2, 2s2, 2p4, सेकेंड ऑक्सीजन 1s2, 2s2, 2p4।
चलो बताओ, ऑक्सीजन का सेकंड सेल ही वैलेंस सेल होगा, उसमें 2s कम्प्लीटली फिल्ड नहीं करेगा, 2p में एक कम्प्लीटली फिल्ड नहीं करेगा, ये दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब एक p के दो ऑर्बिटल कितने डिग्री पे होंगे 90, दूसरे p के दो ऑर्बिटल कितने डिग्री पे होंगे 90, दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। अब ध्यान रखना जब भी दो p ऑर्बिटल आएगा ऐसे देख लो, ये मैंने ऐसे लगाया, ये देखो ध्यान से, 3 है, तीनों कितने डिग्री पे है 90। जब भी दो p ऑर्बिटल आएंगे ये हेड टू हेड मिल जाएगा, बाकी दोनों कैसे मिलेंगे साइड वाइज, बाकी दोनों कैसे मिलेंगे साइड वाइज। हाँ ये ऐसे नहीं आ सकता, ऐसे आएगा तो ये वाला क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है हाँ अगर ये तीनों एक दूसरे से जुड़े नहीं होते 90 डिग्री पे, अलग अलग होते, तब ये यहाँ से आ सकता था, ये यहाँ से आ सकता था, ये यहाँ से आ सकता था। इसका मतलब जब भी ये दो ऑर्बिटल आएंगे एक ही एटम पे, ध्यान दो ये दोनों, इनमें से एक कैसे अटैच होगा हेड टू हेड, ये दूसरे कैसे अटैच होंगे साइड वाइज। मतलब कितने बॉन्ड बने, दो बॉन्ड, दो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक हो गया सिग्मा, सेकंड हो गया कैसा पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन की ओवरलैपिंग से दो बॉन्ड बनेंगे क्योंकि दो दो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, एक सिग्मा होगा, दूसरा कौन सा बॉन्ड होगा पाई बॉन्ड। ये तो कहानी हो गई किसकी O2 की, जब डाइएटॉमिक हम लोग ले रहे थे। अब हम लोग देखेंगे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की, कैसे उनके बारे में हम लोग बनाते हैं, और फिर इस थ्योरी का क्या ड्रॉबैक था वो चीज़ हम लोग सीखेंगे, कैसे समझेंगे। ठीक है, अब देखो जरा, हमने ले लिया नेक्स्ट एग्जाम्पल CH4, इस पे थोड़ा ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करना CH4 पे, ठीक है। कार्बन होगा सेंट्रल एटम, एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s2 2p2, ध्यान देना। इसी में एक और कॉन्सेप्ट में इसका बताऊंगा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, वो क्या होता है, हालांकि पहले ही सीख चुके हैं उसको। 2s में 2p में 2 इलेक्ट्रॉन, ये कौन सा स्टेट है ग्राउंड स्टेट। हाइड्रोजन का कर लो 1s1, ऐसे बताओ कितने हाइड्रोजन हैं, 4 हाइड्रोजन हैं, ठीक। तो सेंट्रल एटम का ऑर्बिटल भी कितना होना चाहिए बॉन्डिंग के लिए, 4 होना चाहिए। अभी कितना है बोलो, 2 है। ग्राउंड स्टेट से किस स्टेट में जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, कितने ऑर्बिटल हैं इसके 4, एक s है, 3 p है। अब ध्यान देना यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, कब पाई बॉन्ड बनेगा कब नहीं बनेगा। अगर कोई एक सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम जो भी होगा उसके मोर देन 1 ऑर्बिटल होंगे या नहीं, जो सराउंडिंग एटम होगा, इफ 1 ऑर्बिटल, सेकेंड कंडीशन इफ मोर देन 1 ऑर्बिटल। 1 ऑर्बिटल है तो केवल कौन सा बॉन्ड बनेगा सिग्मा, मोर देन 1 ऑर्बिटल है तो क्या बनेगा सिग्मा तो बनेगा ही, उसके बाद क्या बनेगा पाई। अब आपको लग रहा होगा कि कार्बन सेंट्रल एटम में मोर देन 1 ऑर्बिटल है, ठीक है, ठीक। कार्बन का मैं बना ही लूँ पहले से ही, 2s है, उसके बाद ये मैंने कर दिया, ऐसा बनाते हैं, एक p कर दिया, ये सेकेंड p हो गया, ऐसे दिखा रहा हूँ थर्ड p हो गया ये, ठीक है, तीनों विजिबल है, ओके। अब इनसे रिएक्शन करने कौन आ रहा है, ओवरलैप करने कौन आ रहा है, हाइड्रोजन का आ रहा है। अब ध्यान दो, यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि पाई बॉन्ड भी बनेगा, लेकिन पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, समझ लो इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो एक एटम आ रहा है, जो सराउंडिंग एटम है, सराउंडिंग एटम का एक एटम पकड़ लो, हाइड्रोजन है, इसके कितने ऑर्बिटल हैं, केवल एक, कितने ऑर्बिटल हैं, एक। अगर ऑक्सीजन टाइप का एटम आ रहा होता तो कितने ऑर्बिटल आते हैं, 2, एक ही एटम के 2,
तब एक हेड टू हेड जुड़ता, एक कैसा जुड़ता, साइड वाइज, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का कितना ऑर्बिटल, एक एटम का कितना ऑर्बिटल, एक, तो केवल कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा। लेकिन अगर यहाँ पे एक एटम ऑक्सीजन होता तब उसके कितने ऑर्बिटल होते, दो, तो एक सिग्मा बनाता, एक क्या बनाता, पाई बनाता। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन का 1s आया, ओवरलैपिंग हुई, हेड टू हेड, ये बन गया 1s आया, ओवरलैपिंग हुई, हेड टू हेड, इस एरिया में बन गया। इस तरीके से आया, ऊपर से आएगा, यहाँ पे 1s दिखा दे रहा हूँ, ये ओवरलैपिंग हुई, यहाँ से ऐसे आएगा, ये ओवरलैपिंग हुई। ठीक, अब इससे एक चीज़ समझ में आ रहा है, ध्यान से जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो सुनना। कार्बन के कितने बॉन्ड बन गए, 4 बॉन्ड बन गए। कितने बॉन्ड बन गए, 4 बॉन्ड बन गए, बिल्कुल बन गए। इसमें से अब अगर ध्यान दो तो कुछ बॉन्ड ऐसे हैं जो P और S से बन रहे हैं, तो P और S वाले बॉन्ड क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इन 3 बॉन्ड के बारे में। ये 3 बॉन्ड बन रहे हैं 1s और 2p से, ये बॉन्ड बन रहा है 2s और 1s से। इसका मतलब इसमें कितने टाइप के बॉन्ड होने चाहिए, 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। कितने टाइप्स ऑफ बॉन्ड होंगे, 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। और 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड अगर हुआ बेटा तो ये बताओ, कार्बन को हीट करने पे, CH4 को हीट करने पे कुछ ऐसा होना चाहिए, एक बॉन्ड ब्रेक हो जाना चाहिए। बोलो जो वीक होगा वो ब्रेक हो जाएगा, ऐसा होना चाहिए। ये हम लोगों ने कैसे देखा, अकॉर्डिंग टू VVT। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली क्या होता है वो समझो आप। प्रैक्टिकली होता क्या है, CH4 को अगर हीट करो तो कार्बन प्लस क्या बनता है, 2H2। इसका मतलब क्या है, ऑल द 4 बॉन्ड्स आर इक्वल, और द 4 बॉन्ड्स आर हैविंग सेम स्ट्रेंथ। कैसी स्ट्रेंथ है, सेम स्ट्रेंथ। यहीं पे आपकी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या हो गई, फेल। VBT fails to explain. VBT fails to explain means Pauling concept fails of valence bond theory. Valence bond theory का Pauling concept क्या हो गया, फेल हो गया। अब चलो फेल हो गया तो फिर क्या किया उन्होंने। एक्चुअली ये होता है ना कि कुछ लोग होते हैं कि जैसे फेल हुए वहीं पे हिम्मत हार गए, लेकिन पॉलिंग अपनी हिम्मत नहीं हारा। अब उसने देखो किया क्या, उसने फिर से दिमाग लगाया। यहाँ से ज़रा समझो, यहाँ से होता क्या है एग्जैक्टली, एक ऑर्बिटल कैसा है S, 3 ऑर्बिटल कैसे है P का। हाइड्रोजन के सारे ऑर्बिटल तो सेम है, मतलब हाइड्रोजन की तरफ से ओवरलैपिंग सेम होगी। अगर कार्बन के सारे ऑर्बिटल सेम हो जाएं तो बताओ क्या बॉन्डिंग सबकी सेम हो जाएगी। अरे यस और नो बोलो, बॉन्डिंग सबकी क्या हो जाएगी, सेम। लेकिन कब, जब कार्बन के सारे ऑर्बिटल क्या हो जाएं, सेम। अब एक चीज ध्यान रखना, शेप ऑफ ऑर्बिटल जो पता चलता है वो कहाँ से पता चलता है, कहाँ से पता चलता है, एनर्जी से। अब यहाँ पे देखो, इसकी इस ऑर्बिटल की एनर्जी कम, इस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा, इसीलिए यहाँ पे देखो मून का रूल रख रहा है पेयरिंग। लेकिन यहाँ पे देखो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, इसका मतलब सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी, इक्वल होगी। और सभी ऑर्बिटल की अगर एनर्जी इक्वल है तो सबका शेप भी क्या होना चाहिए, इक्वल। अब एनर्जी इक्वल कैसे हुई होगी, यहाँ से जब ये यहाँ पे आया, ध्यान दो इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो क्या हुआ दोनों के बीच में एनर्जी कैसे इक्वल हुई, कैसे इक्वल हुई, बोलो एनर्जी कैसे इक्वल हुई, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी से, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी से।
रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हुई तो सबकी एनर्जी क्या हो गई, इक्वल। तो ये सब इक्वल एनर्जी के हो गए, इक्वल एनर्जी। और इसी चीज को जो इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल होंगे तो इनके शेप भी क्या होंगे, इक्वल शेप, इक्वल ना बोल के सेम शेप, और सेम शेप के हो गए। तो अब ना तो कोई S है ना तो कोई P है। यहीं पे पॉलिंग ने एक नया कॉन्सेप्ट बताया नोन एज हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। और इन ऑर्बिटल को जो आए सेम एनर्जी सेम शेप के, इन ऑर्बिटल को नाम उसने दे दिया हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या नाम दे दिया, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो यहीं से कॉन्सेप्ट आ गया किस चीज का, हाइब्रिडाइजेशन का। यहीं से कॉन्सेप्ट किस चीज का आ गया, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट था वो आप अच्छे से समझ पाए होंगे। होता क्या है, इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स मिलना, कहाँ से, अनइक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल से। कब मिलता है, जब एनर्जी का क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर डिफाइन करना हो तो क्या डिफाइन करोगे, फेनामेना और मिक्सिंग बोल दो, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स बाय रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड hybridization, and the orbitals are formed having equal energy and shape called hybrid orbital। इतनी बात अगर समझ में आई हो। अब अगर ऐसा हो जाएगा तो CH4 की बॉन्डिंग को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहीं से ऑर्बिटल के मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट आया, ऑर्बिटल के मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट आया। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहाँ पे फेल हुई। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के फेल होने के और रीजंस हैं। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग एक्सप्लेन नहीं करता। मॉलिक्यूल्स में क्या, इसके पास्टुलेट्स में कहीं बोला गया कि मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री क्या होगी, नहीं बताता था। दो एटम्स जैसे ये CH4 मॉलिक्यूल है, ये कितने कितने एंगल पे होंगे, इनके बीच के एंगल को भी एक्सप्लेन नहीं करता था। लेकिन पॉलिंग ने नए कॉन्सेप्ट को लाया, हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को। एक टूल है, एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसमें मिक्सिंग की बात करी गई, ऑर्बिटल के मिक्सिंग होती है, मिक्सिंग से नए ऑर्बिटल बनते हैं। उन ऑर्बिटल से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं किस चीज़ को, मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को। उस कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन करते हैं मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन को। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी पे डिस्कस करेंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। कोशिश करिए इस वीडियो को देखिए। लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कैसे हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, उन चीज़ों को। ठीक है, इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।